नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने बैंकिंग स्ट्रक्चर इस टॉपिक को शुरू किया था। लास्ट लेक्चर में कुछ हमारा पोर्शन कवर हुआ था इस टॉपिक का। आज हम बचा हुआ पोर्शन कवर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, थोड़ा सा रिकैप करेंगे हम कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। हम लोग बैंकिंग स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ जो बैंक्स है उन सारे बैंक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं यहाँ पे कि इंडिया में कौन सी तरीके की बैंक्स होती है, वो कैसे एक दूसरे से अलग अलग होती है, ये हम बैंकिंग स्ट्रक्चर के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने यहाँ पे शुरू किया था कि बैंकिंग स्ट्रक्चर के अंदर सबसे टॉप में होती है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक इंडिया के अंदर जो सेंट्रल बैंक है वो है आरबीआई। इसका काम होता है रेगुलेशन ऑफ द बैंकिंग स्ट्रक्चर। इंडिया के अंदर जो आरबीआई है मतलब सेंट्रल बैंक, उसकी स्टेब्लिशमेंट 1935 में हुई थी। 1935 में आरबीआई की स्टेब्लिशमेंट होती ही वो एक सेंट्रल बैंक की तरह काम करना शुरू कर दिए और उसके पास बैंकिंग रेगुलेशन के अधिकार है। फिर हमने देखा था कि सेंट्रल बैंक कैसे कैसे अपने अधिकारों का यूज करते हुए बैंकिंग सेक्टर में रेगुलेशन ला रही थी। हमने देखा कि 1949 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया था। उस एक्ट के तहत आरबीआई को बैंकिंग रेगुलेशन की सारी ताकतें मिल गई थी इंडिया के अंदर। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि आरबीआई एक सेंट्रल बैंक की तरह स्टैब्लिश हुई। तो एक तरीके से सेंट्रल बैंक बैंकिंग स्ट्रक्चर के अंदर माँ बाप की तरह होते हैं। हमारे फैमिली के अंदर होते हैं ना पेरेंट्स का काम होता है बच्चों को रेगुलेट करना, उनको एक मतलब डिसिप्लिन में रखना सो दैट वो अच्छे से डेवलप हो सके। उसी तरीके से आरबीआई का काम क्या है, इंडिया के अंदर जितनी भी तरीके के बैंक है सबको एक डिसिप्लिन में रखना। उसके लिए आरबीआई क्या करती है, रेगुलेशन लाएगी और उन रेगुलेशन को इन्फोर्स करेगी। ये आरबीआई का काम एज ए सेंट्रल बैंक। फिर हमने देखा था कि आरबीआई के अंदर दो तरीके के बैंक्स हैं, एक शेड्यूल्ड बैंक, सेकेंड इज नॉन शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक। हमने समझा था कि शेड्यूल्ड बैंक कौन सी होती है। शेड्यूल्ड बैंक वो बैंक होती है जिसका मेंशन आरबीआई के सेकेंड शेड्यूल में आता है, आरबीआई एक्ट 1934। तो आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल में जिस भी बैंक का नाम आएगा वो बैंक का है शेड्यूल्ड बैंक। ऐसे कोई भी बैंक जिसका नाम आरबीआई एक्ट 1934 उसके सेकेंड शेड्यूल में नहीं आएगा वो क्या बन जाएगी, फिर नॉन शेड्यूल्ड बैंक। तो शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक में अंतर क्या ही आ जाएगा। तो शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक में अंतर यह आएगा कि शेड्यूल्ड बैंक को आरबीआई से एक्स्ट्रा सर्विसेज मिलेगी जो कि नॉन शेड्यूल्ड बैंक को नहीं मिलेगी। फॉर एग्जांपल, अगर शेड्यूल्ड बैंक को कर्जे की जरूरत है तो दे कैन बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई, बट इफ नॉन शेड्यूल्ड बैंक रिक्वायर्ड मनी सप्लाई फ्रॉम आरबीआई दे कांट बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई। ये है शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक के बीच का डिफरेंस बेसिकली। इसके अलावा और भी डिफरेंस आते हैं बट बेसिक समझने के लिए हम ऐसे ही चलते हैं कि शेड्यूल्ड बैंक क्या है और नॉन शेड्यूल्ड बैंक क्या है। तो जो भी शेड्यूल्ड बैंक है उन सारी शेड्यूल्ड बैंकों को और डिवाइडेड किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ कमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक। कमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक। हमने यह समझा था कि कमर्शियल बैंक ऐसी बैंक है जो प्रॉफिट मोटिव से काम करती है। ऐसी कोई भी बैंक जो प्रॉफिट मोटिव से काम करती है वो बैंक क्या है, कमर्शियल बैंक। तो ये बैंक अपना प्रॉफिट कैसे कमाएगी, तो हमने ये समझा था कि बाय डेफिनेशन ट्रेडिशनली बैंक प्रॉफिट कमाती है इंटरेस्ट रेट डिफरेंस से। इंटरेस्ट रेट डिफरेंस मतलब इंटरेस्ट रेट ऑन लोन माइनस इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट। ये हमने समझा था यहाँ पे कि अगर कोई भी बैंक XYZ पर्सन से डिपॉजिट ले रही है 10% पे, वो पैसा बैंक क्या करेगी, एबीसी पर्सन को 15% पे दे देगी। तो 15% पे कर्जा दिया और 10% पे डिपॉजिट लिया, तो 15% माइनस 10% बचा हुआ कितना है आपका 5%। ये बैंक का स्प्रेड है। दिस इज नोन एज स्प्रेड ऑफ द बैंक, मतलब ये प्रॉफिट होता है। तो कोई भी बैंक जो प्रॉफिट के लिए काम करती है, स्प्रेड कमाने के लिए काम करती है, वो बैंक कौन सी है, कमर्शियल बैंक। फिर कोऑपरेटिव बैंक कौन सी है, ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है। दिस बैंक कोऑपरेटिव बैंक्स डोंट वर्क फॉर प्रॉफिट। तो वो किसके लिए काम करती है,
तो ये जो कोऑपरेटिव बैंक है ये म्यूचुअल हेल्प करने के लिए काम करती है, म्यूचुअल हेल्प करने के लिए करती है। अब ये कोऑपरेटिव बैंक्स क्या है, इसको हमने अभी तक डिटेल में पढ़ा नहीं है, ठीक है, इसको हम आगे जाके और डिटेल में पढ़ेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में कमर्शियल बैंकों के और सब टाइप्स को पढ़ना शुरू किया था। तो अभी के लिए इतना डिफरेंस याद रखो, कमर्शियल बैंक वो बैंक है जो प्रॉफिट के लिए काम करती है, जबकि कोऑपरेटिव बैंक वो बैंक है जो प्रॉफिट के लिए नहीं तो म्यूचुअल हेल्प के लिए काम करती है, अपने ही मेंबर्स की मदद करने के लिए वो क्या करती है, काम करती है। तो ये क्या है आपके कमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक। सो जो आपकी कमर्शियल बैंक है वो भी अगेन डिवाइडेड थी। कमर्शियल बैंक वो क्या थी, डिवाइडेड थी। जैसे हमने देखा पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, तो हमने समझा पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सी होती है, ऐसी कोई भी बैंक जिसमें मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग सरकार की है, मेजॉरिटी शेयर्स किसके हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो बैंक क्या है, पब्लिक सेक्टर। देखो पब्लिक है ना सरकार, हम कहते हैं ना पब्लिक सर्वेंट मतलब सरकारी नौकर, उसी तरीके से पब्लिक सेक्टर मतलब सरकारी कंपनियां। अगर कोई भी बैंक पब्लिक सेक्टर की बैंक है तो मतलब उसमें मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग किसकी है, भारत सरकार की। फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देन आपकी बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक्सेट्रा, ये सारी क्या है, पब्लिक सेक्टर बैंक, सेंट्रल बैंक, और भी नाम ले सकते हो। कुल मिला के इंडिया में कितने, 12 पब्लिक सेक्टर की बैंक है इंक्लूडिंग एसबीआई, ठीक है। इन पब्लिक सेक्टर बैंक को हमने फिर डिवाइड किया था, जैसे नेशनलाइज्ड बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक एंड अदर पब्लिक सेक्टर बैंक। नेशनलाइज्ड बैंक कौन सी है, नेशनलाइज्ड बैंक वो बैंक है जिसको भारत सरकार ने नेशनलाइज किया है। हमने ये समझा था कि 1969 में एंड 1980 में 2 बार भारत सरकार ने नेशनलाइजेशन किया था। 1969 में जब नेशनलाइजेशन किया था तब 14 बैंकों का, 1980 में जब नेशनलाइजेशन किया था तब 6 बैंकों का, कुल मिला के 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। समय के साथ इनमें से कुछ बैंक डाउन परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिए, मतलब उन वो बैंक ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा रहे थे, तो भारत सरकार ने उन बैंक्स को अच्छी बैंक्स में मर्ज कर दिया। तो ये मर्जिंग करते हुए आज इंडिया में 12 पब्लिक सेक्टर की बैंक बची है, उसमें से एक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अदर पब्लिक सेक्टर की बैंक क्या है, अदर पब्लिक सेक्टर की बैंक वो बैंक है जो भारत सरकार खुद बनाएगी। मतलब नेशनलाइज्ड बैंक वो बैंक होती है जो पहले प्राइवेट सेक्टर की बैंक है, भारत सरकार उस प्राइवेट सेक्टर की बैंक को खरीद लेती है और उसको फिर सरकारी बैंक में कन्वर्ट कर देती है, मतलब गवर्नमेंट ओनरशिप में आ जाती है वो, तो वो नेशनलाइज है। अदर पब्लिक सेक्टर बैंक ऐसी नहीं होती ना कि पहले प्राइवेट है बाद में सरकारी होगी, नहीं, सरकार खुद उस बैंक को जीरो से स्टार्ट करता है, तो वो क्या बन जाएगी, पब्लिक सेक्टर बैंक। जैसे एक पब्लिक सेक्टर बैंक बनी थी भारतीय महिला बैंक, 2013 में बनी थी, इसको बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज किया 2017 में, अभी ये बैंक एग्जिस्टेंस में नहीं है। इस तरीके से हम देख रहे थे कि पब्लिक सेक्टर की बैंक्स होती है। इसके अलावा हमने और भी बैंक्स देखी थी, जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक। व्हाट आर प्राइवेट सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर की बैंक वो बैंक है जो मेजोरिटी स्टेक होल्डिंग यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की है। मेजोरिटी कौन है, प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर मतलब आप में कोई भी बिजनेसमैन, इंडिविजुअल बिजनेसमैन या फिर ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन या फिर ग्रुप ऑफ पीपल, ये लोग जब कोई भी बैंक बनाएंगे तो वो क्या है, प्राइवेट सेक्टर की बैंक। ऐसी कोई भी बैंक जिसमें मेजोरिटी शेयर्स प्राइवेट सेक्टर के, वो क्या बन जाएगी, प्राइवेट सेक्टर की बैंक। फिर हमने और एक बैंक देखी थी, फॉरेन सेक्टर बैंक। फॉरेन सेक्टर की बैंक कौन सी है, ऐसी कोई भी बैंक जिसका हेडक्वार्टर फॉरेन में है, फॉरेन मतलब अब्रॉड, आउट ऑफ इंडिया, और वो इंडिया में ब्रांचेस के थ्रू काम कर रही है, ब्रांचेस इन इंडिया, ऐसी बैंक को क्या कहेंगे हम, फॉरेन सेक्टर की बैंक। तो इंडिया में आज तकरीबन 45 फॉरेन सेक्टर की बैंक्स काम कर रही है, जैसे डॉइश बैंक, सिटी बैंक, एचएसबीसी बैंक, स्टैंडर्ड एंड चार्टर बैंक एंड ऑल दिस। तो ये सारी क्या है, फॉरेन सेक्टर की बैंक है। तो हमने लास्ट लेक्चर में प्राइवेट सेक्टर की बैंक भी देखी थी, फॉरेन सेक्टर की बैंक देखी थी। लास्ट लेक्चर में हमने और 2 बैंक्स देखी थी, जैसे एक है आपकी स्मॉल फाइनेंस बैंक और दूसरी आपकी पेमेंट बैंक। अब ये स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक जो है ना, वक्त की कमी के चलते मैंने बस आपको इंट्रोडक्शन करवाया था, इनको पूरा डिटेल में नहीं लर्न किया था। आज हम इन टॉपिक्स को डिटेल में लर्न करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो वी विल स्टार्ट विद दिस 2 बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड पेमेंट बैंक।
इन दोनों बैंकों को जो है ना निशे बैंक भी कहा जाता है, निशे बैंक या फिर डिफरेंशिएटेड बैंक। निशे बैंक या फिर डिफरेंशिएटेड बैंक वो बैंक होती है जो पूरी इकोनॉमी में काम नहीं करती, वो इकोनॉमी के एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए काम करती है, मतलब ये लिमिटेड टारगेट के ऊपर काम करती है। ये सारे जनरल या फिर यूनिवर्सल टारगेट्स नहीं, इसके टारगेट्स कैसे होते हैं, डायरेक्टेड लिमिटेड टारगेट्स होते हैं। उन्हीं टारगेट्स को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक या फिर पेमेंट बैंक जैसी बैंक्स काम करती है इंडिया के अंदर। तो इन्हीं बैंक्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो शुरू करते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक। व्हाट इज स्मॉल फाइनेंस बैंक? स्मॉल फाइनेंस बैंक ऐसी बैंक है जिसका काम है अंडर प्रिविलेज सेक्शंस को कर्जा देना। अब अंडर प्रिविलेज सेक्शंस मतलब क्या? ये वो समाज के वो सेक्शंस है जिनको आसानी से कर्जा नहीं मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी रूरल बैकग्राउंड में रहते हो, रूरल बैकग्राउंड में आपका एक छोटा मोटा बिजनेस है, तो आप अर्बन सेक्टर में किसी बड़ी बैंक में जाओगे और उस बैंक में कर्जा लेने की कोशिश करोगे तो आपको आसानी से कर्जा नहीं मिलेगा, आपको वहां पे बहुत ज्यादा मुश्किलें फेस करनी पड़ सकती है। क्योंकि अर्बन सेक्टर में जो बड़ी बैंक्स होती है ना, वहां पे और भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट लोन खरीदने के लिए लोग आते हैं, तो बैंक की प्रायोरिटी में वो कॉर्पोरेट लोन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बहुत सारा सेक्शंस इंडिया के अंदर जो है ना ये अनबैंक्ड रहा है, मतलब इनको बैंकिंग सर्विसेज आसानी से नहीं मिल रही है। तो इन सेक्शंस की भी जरूरतों को पूरा करना सरकार का काम है ना। तो इस जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने स्मॉल फाइनेंस बैंक इस कॉन्सेप्ट को यूज किया। अब स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या है? वो ऐसी बैंक है जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन को बैंकिंग सर्विसेज देती, ठीक है। आज कुल मिला के इंडिया में 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक है और स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो है फाइनेंशियल इंक्लूजन। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको समझा था फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब सरकार की वो पॉलिसी है जहां पे सरकार या फिर आरबीआई इंडिया के अंदर सारे लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज देने की कोशिश करेगा एट अफोर्डेबल कॉस्ट। तो यूनिवर्सल बैंकिंग सर्विसेज, यूनिवर्सल बैंकिंग सर्विसेज एट अफोर्डेबल कॉस्ट। यूनिवर्सल मतलब सब लोगों को यहाँ पे सारी बैंकिंग सर्विसेज मिलेगी, वो भी कैसे? सस्ते में मिलेगी एट अफोर्डेबल कॉस्ट। ये होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। अभी फाइनेंशियल इंक्लूजन को हम और डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन आगे आने वाले चैप्टर्स में। अभी के लिए इसको बस इस कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो ये उसका मेन ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन करना, ठीक है। तो इसके सामने बेनिफिशियरीज कौन होंगे? प्राइमरी बेनिफिशियरीज कौन है जो स्मॉल फाइनेंस बैंक में जाके कर्जा ले सकते हैं? तो प्राइमरी बेनिफिशियरीज देखो यहाँ पे लिखे मैंने, स्मॉल बिजनेस यूनिट्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंटिटी। तो यहाँ पे बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर के लोन लिए जाएंगे क्या? जैसे एयरटेल रिलायंस कंपनी है, टाटा ग्रुप है, ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट लोन होते हैं ना। क्या ये बड़े कॉर्पोरेट लोन स्टेट बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक से किए जा सकते हैं क्या? नहीं किए जा सकते, क्योंकि इनके सामने जो टारगेटेड कस्टमर कौन है? स्मॉल बिजनेसमैन, मार्जिनल स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंटिटीज। स्मॉल बिजनेस यूनिट्स मतलब जैसे कोई भी एक बिजनेस है जो जिसका टर्नओवर 5-10 करोड़ का है, वो स्मॉल बिजनेस यूनिट में आएगा। मार्जिनल फार्मर, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर कौन होते हैं? जिनकी जमीन 5-7 एकड़ की, 5-10 एकड़ की जमीन है, वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स आएंगे। ऑर्गेनाइज सेक्टर एंटिटीज कौन आएगी? ऐसे कोई भी पर्सन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब क्या है कि जो जहां पे मतलब 10 से कम लोग काम करते हैं, वो जो रजिस्टर्ड नहीं है हर जगह पे, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। जैसे ग्रामीण इलाकों में कोई बिजनेसेस काम करते हैं ना, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस, तो ज्यादातर बिजनेसेस कहते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इस तरीके से इन लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोवाइड करने के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक काम कर रही है। इंडिया में 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक है। इंडिया की जो सबसे पहली स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक 2016 में बनी थी। अंडरस्टूड? इस तरीके से स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया फाइनेंशियल इंक्लूजन। सेकंड, बेसिक बैंकिंग सर्विसेज देना, जैसे डिपॉजिट, लोन, रेमिटेंसेस एक्सेट्रा, ये इसके बेसिक बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड किए जाएगी। पॉवर्टी एलिविएशन इसका एक ऑब्जेक्टिव है। पॉवर्टी एलिविएशन मतलब गरीबी हटाना। पॉवर्टी एलिविएशन क्या होता है? गरीबी को हटाना।
जब समाज का कोई हिस्सा जिसको नॉर्मल बैंकिंग से बैंकिंग सर्विसेज नहीं मिल रही, मतलब वो नॉर्मल जो हमारे पास बैंकिंग सिस्टम अवेलेबल है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसी प्राइवेट सेक्टर की बैंक या फिर फॉरेन सेक्टर की बैंक, पब्लिक सेक्टर की बैंक, इन बैंकों से उनको आसानी से कर्जा नहीं मिलेगा, तो वो लोग डेवलप नहीं हो पाएंगे ना। तो जब वो डेवलप नहीं हो पाएंगे तब वो उनको पॉवर्टी से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। सो बेस्ट वे क्या है, इन लोगों को भी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। सी गाइस, इंडिया के अंदर अभी माहौल ऐसा है ना कि हर इंसान को जॉब नहीं मिल सकती, ठीक है, क्योंकि अगर सरकारी जॉब की बात करेंगे तो इंडिया की पॉपुलेशन आज 145 करोड़ के अराउंड है, 140 करोड़ तो कंफर्म है। तो जब इतनी पॉपुलेशन है, तब इतने पॉपुलेशन में सबको जॉब मिलना पॉसिबल नहीं है। सो वन वे टू इरेडिकेट पॉवर्टी इज दैट वी शुड बी अ जॉब गिवर एंड नॉट जॉब सीकर। हमको जॉब देने वाला बनना चाहिए, जॉब लेने वाला नहीं। तो जॉब देने वाला बनना है मतलब छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। जब छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमको कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए। अब ये बैंक तो देने के लिए रेडी नहीं है, तो इसीलिए स्मॉल फाइनेंस बैंक आगे आ रही है, तो वो पॉवर्टी एलिवेशन में मदद कर रही है वहां पे। देन माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस मतलब जो छोटे मोटे कर्जे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, ग्रामीण इलाकों के अंदर हम देखते हैं कि जो फार्मिंग कम्युनिटी थी वो छोटे मोटे कर्जे चाहिए होते उनको। अब मैं फार्मिंग कम्युनिटी का एग्जांपल देता हूँ आपको कि मान लो किसी के पास 5 एकड़ का खेत है, ठीक है, 5 एकड़ के खेत में उसको अगर बुआई करनी है, मतलब सोइंग करनी है, वहां पे पेरनी कराई को, तो 5 एकड़ की जमीन में उसको ज्यादा खर्चा नहीं आएगा ना। कितना आएगा खर्चा? 20,000, 25,000, 50,000, वट एवर इट मे बी। लेकिन ये जो कर्जा है ना, ये काफी छोटा कर्जा है, इसको हम कहोगे माइक्रो फाइनेंस। तो ये भी करने का काम कौन करेगी? स्मॉल फाइनेंस बैंक। एग्रीकल्चरल लेंडिंग इज अनदर। एग्रीकल्चरल लेंडिंग पे माइक्रो एंड मेजर फाइनेंस दोनों तरीके के फाइनेंस है। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव है इसके। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन सबसे इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। देन माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड करना, पॉवर्टी एलिवेशन करना, ये सारे आपको ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाते हैं। ये सवाल आपको सवाल लिखा जाएगा वहां पे कि विच अमंग द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो आपको वहां पे ऑप्शन दिए जाएंगे, तो ऑप्शन में आपको ये ऑप्शन ढूंढने पड़ेंगे वहां पे। इनमें एक ऑप्शन डाल देंगे कि कॉर्पोरेट लोन देना है, बिग कॉर्पोरेट लोन। तो क्या कॉर्पोरेट लोन देना स्मॉल फाइनेंस का काम है? तो नहीं, बिग कॉर्पोरेट लोन स्मॉल फाइनेंस नहीं देंगे। या फिर मर्चेंट बैंकिंग करना, मर्चेंट बैंकिंग करना स्मॉल फाइनेंस का काम है क्या? नहीं, मर्चेंट बैंकिंग करना भी स्मॉल फाइनेंस का काम नहीं है। इस तरीके से हम यहाँ पे ये फंक्शन देख सकते हैं। अगर हम देखेंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक का इंपॉर्टेंट यानी उसके फीचर्स क्या क्या है, तो हम यहाँ पे समझ पाएंगे कि उसके फीचर्स क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है कि जो भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसको जो CRAR है वो 15% मेंटेन करना पड़ता है। अब गाइस यहाँ पे हमको कुछ चीजें टेक्निकल मिलेगी, जैसे CRAR एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, ये बैंकिंग टर्मिनोलॉजी है। अब हमारी शुरुआत हुई है यहाँ पे बैंकिंग से, बैंकिंग अवेयरनेस की, तो पॉसिबल है कि बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज आपको एकदम नए लगेंगे। ठीक है, डोंट वरी, हम समय के साथ उन सारी टर्मिनोलॉजीज को क्लियर करते जाएंगे। तो शुरू में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, हैव अ पेशेंस। 15-20 दिन के लेक्चर्स के बाद, कंटिन्यूस लेक्चर्स के बाद आपकी परेशानियां सॉल्व हो जाएगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट को लर्न करते हुए जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने बोला है CRAR, इसको CAR भी कहते हैं। CAR कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, या फिर CRAR कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशो। अगर मैं आपको एक आसान भाषा में समझाऊं कि CRAR या फिर CAR, दोनों में से कोई भी वर्ड यूज करो, ये अल्टरनेटिव वर्ड्स है। ये चीजें क्या है? तो सिंपल एक लॉजिक होता है कि बैंक के सामने रिस्क है, मतलब बैंक लोगों को कर्जा देती है ना। जब लोगों को कर्जा देती है तो बैंक के सामने धोखा क्या है, रिस्क क्या है कि सामने वाला पर्सन बैंक को पैसा वापस नहीं करेगा, तो बैंक का पैसा डूब जाएगा वहां पे। इसको कहते हैं क्रेडिट रिस्क। इसको क्या कहते हैं? क्रेडिट रिस्क। जब बैंक के सामने रिस्क ज्यादा आएगा ना, तो बैंक को अपने आप को बचाने के लिए एक्स्ट्रा पैसा जमा करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी लॉसेस होगी वो लॉसेस को भर के देना पड़ेगा ना। अगर लॉसेस बैंक नहीं भर पाएगी तो बैंक टूट जाएगी, बैंक के पास पैसा ही खत्म हो जाएगा। तो जो लॉसेस भरने पड़ेगी बैंक को, उसके लिए बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसा होना चाहिए, मतलब एक्स्ट्रा कैपिटल होना चाहिए।
वो जो एक्स्ट्रा कैपिटल है उसको आप कहोगे कैपिटल एडिक्वेसी, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ये कितना होना चाहिए? 15%, 15%। किसके लिए? स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। तो ये 15% किसका होता है? ये रिस्क एसेट का, मतलब जितना बैंक के सामने रिस्क जनरेट होगा ना उसका 15%। इसको मैं फॉर्मूला बेस बाद में सिखाऊंगा, अभी के लिए इतना याद रखो कि ये एक्स्ट्रा पैसा है जो बैंक को मेंटेन करना है, उसका रेट कितना होता है? 15% फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसके अलावा स्मॉल फाइनेंस बैंक को और क्या फीचर्स है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक में 75% का क्या है? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग रिक्वायरमेंट है। अब ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होती क्या है? 1960s में प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की शुरुआत की गई थी। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग ये भी फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक तरीका होता है। अगेन वर्ड याद है, फाइनेंशियल इंक्लूजन। अगेन ये वर्ड सामने आता है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन को पूरा करने के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का भी सहारा लिया जाता है। इसके अंदर क्या होता है? सारी बैंकों को बोला जाता है इंडिया में कि तुम जितना भी कर्जा दे रहे हो, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, क्रेडिट यानी कर्जा देना, जितना भी बैंक कर्जा देती है उस कर्जे का 40% हर बैंक को कहां पे देना है? प्रायोरिटी सेक्टर में। अब प्रायोरिटी सेक्टर होता क्या है? तो ये डेजिग्नेटेड सेक्टर होते हैं। ये क्या होते हैं? डेजिग्नेटेड सेक्टर्स इन इकोनॉमी, इन इकोनॉमी। अब ये डेजिग्नेटेड सेक्टर्स कौन डेजिग्नेट करेगा? तो भारत सरकार। भारत सरकार समय समय में यहाँ पे नए नए सेक्टर्स को ऐड करती रहती है। तो जैसे अभी के लिए इसके अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर आएगा, हाउसिंग सेक्टर आएगा, ठीक है। मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ यहाँ पे, जैसे एग्रीकल्चर, हाउसिंग, एजुकेशन, वीकर सेक्शन, ठीक है। देन आपका एक्सपोर्ट क्रेडिट, इस तरीके से इनमें एक्सेट्रा, इस तरीके से इनमें क्या आएंगे? अलग अलग सेक्टर्स आएंगे। तो बैंकों को क्या नियम लगाया है कि उनको उनके जितने भी कर्ज दिए जाएंगे उन सारे कर्जों का 40% क्रेडिट्स, मतलब कर्जों का 40% प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में देना है। अगर कोई बैंक 100 रुपए के कर्ज दे रही है तो उसको 40 रुपए की, मिनिमम 40 रुपए के कर्ज इन प्रायोरिटी सेक्टर में देना ही देना है। अगर नहीं दिया जाएगा तो पेनल्टी लगेगी बैंक को, ये कंपलसरी है, बैंक इसको इवेड नहीं कर सकती है। लेकिन ये नॉर्मल बैंकों के लिए। अब हमारी स्मॉल फाइनेंस बैंक नॉर्मल है क्या? नहीं, वो कैसी बैंक है? निशी बैंक है, टारगेटेड ग्रुप के लिए काम कर रही है। तो इसके लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का टारगेट है वो 40 नहीं 75% है। इट रिक्वायर्स 75% टू प्रोवाइड इन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। ये एक नई चीज है, इसको याद रखना है आपको कि स्मॉल फाइनेंस बैंक को उसका टोटल क्रेडिट का, मतलब जितने भी वो कर्जा दे रहे हैं उन सारे कर्जों का 75% कर्जा कहां पे देना है उनको? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में। अब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन हम नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स में पढ़ते जाएंगे। पहले आपको इस टॉपिक को भी खत्म करना पड़ेगा, अदरवाइज हम यही पे घूमते रहेंगे बार बार। नेक्स्ट इज स्मॉल फाइनेंस बैंक required to open at least 25% of their total branch in unbanked rural area। मतलब यहाँ पे और एक नियम लग गया, स्मॉल फाइनेंस बैंक को 25% ऑफ देयर टोटल ब्रांचेस, अगर कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक, फॉर एग्जांपल एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये जो बैंक है, एग्जांपल की तरह बोल रहा हूं मैं, ये जो बैंक है ना, अगर इसकी 100 ब्रांचेस है, 100 ब्रांचेस है, तो इन 100 में से कम 25, मिनिमम 25 ब्रांचेस कहां पे होगी? रूरल इंडिया में। ऐसे रूरल इंडिया में जहां पे दूसरी बैंक्स नहीं है, अनबैंक्ड रूरल एरियाज में। क्यों? क्योंकि इसका काम ही वही है ना, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को, स्मॉल बिजनेसमैन को कर्जा देना। अब ये रूरल इंडिया में ज्यादा मिलेंगे ना, तो इसलिए इनका एटलीस्ट 25% बिजनेस कहां पे होगा? रूरल इंडिया में होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट, मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक इज 200 करोड़। मैंने लास्ट स्लाइड में यहाँ पे गलती से 100 करोड़ लिख दिया है, सॉरी, यहाँ पे कितना गलती से 100 करोड़ लिख दिया है, लेकिन वो कितना है? 200 करोड़ यहाँ पे। तो मिनिमम कितना होता है? 200 करोड़ रुपए। मान लो अगर आपको कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक बनानी है तो आपको 200 करोड़ रुपए प्रेजेंट करने पड़ेंगे आरबीआई के सामने, तभी जाके आपको क्या मिलेगा? स्मॉल फाइनेंस बैंक का
लाइसेंस मिलेगा, आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ेगा ना, तो उसको आपको कैपिटल दिखाना पड़ेगा। वो कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है? 200 करोड़ रुपए। ये नया फीचर है, इसको याद रखना। इसके अलावा और कौन सा फीचर है कि इसको स्मॉल फाइनेंस क्यों कहते हैं? इसके नाम में क्या है? स्मॉल फाइनेंस। इसको स्मॉल फाइनेंस बैंक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको एक नियम है कि इस स्मॉल फाइनेंस बैंक को एटलीस्ट कम से कम 50% ऑफ देयर टोटल लोन, वो जितने भी कर्जे दे रहे हैं ना, किधर की दे? प्रायोरिटी सेक्टर लेंगे, प्रायोरिटी सेक्टर में दे कि नॉन प्रायोरिटी सेक्टर में दे, कहीं पे भी दे, लेकिन कुल मिला के आधे, कम से कम आधे जो कर्जे है ना, वो अप टू 25 लाख रुपीज होने चाहिए, 25 लाख रुपए तक होने चाहिए, मतलब 25 लाख रुपए के नीचे होने चाहिए। स्मॉल फाइनेंस है ना, 25 लाख मतलब क्या? स्मॉल फाइनेंस। तो 25 लाख के नीचे के कर्जे होने चाहिए, कितने? कम से कम 50%। मतलब इस किसी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक को उनके आधे से ज्यादा कर्जे स्मॉल फाइनेंस में करने, स्मॉल फाइनेंस में करने मतलब लेस देन 25 लाख रुपीज उसकी अमाउंट होनी चाहिए। यह नियम है, इसलिए इसको स्मॉल फाइनेंस बैंक कहा जाता है। अब आधे से ज्यादा कर्जा 25 लाख से कम क्यों होने चाहिए? मतलब बिग कॉर्पोरेट तो नहीं आ पाएंगे ना यहाँ पे, बिग कॉर्पोरेट को कर्जा लेने में परेशानी हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि बिग कॉर्पोरेट का कर्जा कैसे होता है? 500 करोड़ का, 1000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का, इतने बड़े बड़े कर्जे लेते हो। अब उतने बड़े बड़े कर्जे देने की क्षमता तो स्मॉल फाइनेंस में नहीं होती। इस तरीके से हम समझते हैं कि ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है। क्यों? इसका प्राइमरी बिजनेस है स्मॉल फाइनेंस करना। आधे से ज्यादा कर्जे कैसे होंगे? लेस देन 25 लाख रुपीज। ओके, इस तरीके से हम देख रहे हैं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक के कुछ फीचर्स आते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखने। जैसे बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक के सामने कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो या फिर सीआरएआर कितना होता है? 15%। स्मॉल फाइनेंस बैंक के सामने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पीएसएल का टारगेट कितना होता है? 75%। स्मॉल फाइनेंस बैंक के एटलीस्ट कम से कम 25% ब्रांचेस कहां पे होंगे? ग्रामीण क्षेत्रों में, ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पे दूसरी बैंक्स नहीं है। स्मॉल फाइनेंस बैंक के कम से कम आधे मतलब एटलीस्ट 50% ऑफ लोन कैसे होंगे? स्मॉल फाइनेंस या फिर माइक्रो फाइनेंस कैटेगरी के होंगे, जो 25 लाख रुपए के नीचे के ही होंगे वहां पे। इस तरीके से स्मॉल फाइनेंस बैंक के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर आते हैं। अंडरस्टूड? तो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक आर शेड्यूल्ड बैंक अंडर आरबीआई एक्ट 1934। तो ये थी आपकी स्मॉल फाइनेंस बैंक। आगे बढ़ते हैं पेमेंट बैंक की तरफ। व्हाट इज दिस पेमेंट बैंक? ठीक है, अब ये पेमेंट बैंक क्या है? ये भी स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरह क्या है? एक निशे बैंक, NICHE, निशे बैंक यानी डिफरेंशिएटेड बैंक। कैसी बैंक है ये? एक निशे बैंक या फिर डिफरेंशिएटेड। ये भी टारगेटेड लोगों के लिए काम कर रही है। तो इसके टारगेट कौन है? बेसिकली स्मॉल फाइनेंस बैंक के, सॉरी, पेमेंट बैंक के टारगेट्स कौन होते हैं? तो इनके टारगेट्स कौन है? माइग्रेंट लेबर्स। माइग्रेंट लेबर होते हैं ना, जैसे एक राज्य के लेबर दूसरे राज्य में जाके काम कर रहे हैं, तो वो कौन बन गए? माइग्रेंट लेबर। तो वो माइग्रेंट लेबर। देन लो इनकम हाउस होल्ड, मतलब ऐसे परिवार जो गरीब है, जिनकी इनकम लो है। स्मॉल बिजनेसेस एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो स्मॉल बिजनेस, अनऑर्गेनाइज सेक्टर कॉमन है पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर। ये दोनों जगह पे आपको कॉमन मिलेंगे। तो डिफरेंस याद रखने के लिए ये जो दो अलग अलग चीजें ना, इनको याद रखना है। जैसे माइग्रेंट लेबर्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक माइग्रेंट लेबर को, ऐसा नहीं कि उनको सर्विस नहीं देगी, लेकिन उसका टारगेट ऑडियंस वो नहीं है। पेमेंट बैंक का टारगेट ऑडियंस आपको कौन मिलेगा? माइग्रेंट लेबर्स। तो ये जो लोग है ना, माइग्रेंट लेबर, लो इनकम हाउस होल्ड, स्मॉल बिजनेसेस, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इन लोगों को बेसिक बैंकिंग सर्विसेज देना है। बेसिक बैंकिंग सर्विसेज, आई एम यूजिंग वर्ड बेसिक बैंकिंग सर्विसेज। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पेमेंट्स बैंक सारी तरीके के बैंकिंग सर्विसेज नहीं देता है। पेमेंट्स बैंक लिमिटेड बैंकिंग सर्विसेज देता है, सारी तरीके की नहीं। वो सारी चीजें क्या है वो हम आगे धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। ठीक है, सो पेमेंट बैंक इज लाइक एनी अदर बैंक ऑपरेटिंग ऑन अ स्मॉलर स्केल। कैसी होती है? स्मॉलर स्केल में, विदाउट इन्वॉल्विंग क्रेडिट रिस्क। पेमेंट बैंक को क्रेडिट रिस्क होता है क्या? नहीं। क्रेडिट रिस्क क्या है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जब बैंक किसी को कर्जा देती है और सामने वाला पर्सन वो कर्जा नहीं वापस करेगा, मतलब बैंक में लॉस है, तो इसको कहा जाता है क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट यानी कर्जा देना,
जब दिया हुआ कर्जा वापस नहीं आ रहा है तो वो क्या बन गया, क्रेडिट रिस्क। तो पेमेंट बैंक को क्रेडिट रिस्क नहीं होता है, पेमेंट बैंक डज नॉट इन्वॉल्व क्रेडिट रिस्क। क्यों? क्योंकि पेमेंट बैंक किसी को कर्जा ही नहीं देती है। हाँ, मैंने बोला ना कि बेसिक और लिमिटेड बैंकिंग सर्विसेज देगी। तो बेसिक और लिमिटेड का मीनिंग क्या है यहाँ पे, कि वो बस लोगों से डिपॉजिट लेगी, लोगों को कर्जा नहीं देगी। इस तरीके की बैंक जो है वो क्या है, पेमेंट बैंक। अंडरस्टूड? स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरह पेमेंट बैंक का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब उन सारे लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज देना जिनको नॉर्मली फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं मिल रही है, ठीक है, एट अफोर्डेबल कॉस्ट। इंडिया के अंदर आज के समय में 6 पेमेंट बैंक है। किसी भी पेमेंट बैंक को शुरू करने में जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, इनिशियल कैपिटल रिक्वायरमेंट, वो 100 करोड़ है। हमने स्मॉल फाइनेंस में देखा वो कितनी होती है, 200 करोड़। लेकिन पेमेंट बैंक में ये रिक्वायरमेंट कितनी है, 100 करोड़। पेमेंट बैंक लोन नहीं ऑफर कर सकती, ठीक है, पेमेंट बैंक सब्सिडरी भी ओपन नहीं कर सकती। इंडिया में जो सबसे पहली पेमेंट बैंक थी वो थी एयरटेल पेमेंट बैंक। अब इस पेमेंट बैंक की सारी फीचर्स हम यहाँ पे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, मैंने आपके सामने स्लाइड प्रोवाइड की, लेकिन मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स यहाँ पे बताऊंगा। जैसे कोई भी पेमेंट बैंक जो है ना डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, वो क्या करती है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। लेकिन डिपॉजिट अनलिमिटेड एक्सेप्ट करेगी क्या, नहीं, वो डिपॉजिट लिमिटेड एक्सेप्ट करती है, मतलब मैक्सिमम 1 लाख रुपीज। आप अगर किसी पेमेंट बैंक में जाओगे, आप बोलोगे कि मुझे डिपॉजिट अकाउंट खोलना है वहां पे, तो वहां पे डिपॉजिट अकाउंट खोलने के लिए आपको मैक्सिमम 1 लाख रुपए अलाउ किया जाएगा। 1 लाख रुपए से ज्यादा आप वहां पे डिपॉजिट नहीं कर सकते। मतलब पेमेंट बैंक डिपॉजिट तो लेती है, लेकिन कैसे लेती है, लिमिटेड डिपॉजिट, मैक्सिमम 1 लाख रुपीज। जब पेमेंट बैंक डिपॉजिट ले रही है तो उसके ऊपर एटीएम कार्ड इशू करेगी क्या, यस। पेमेंट बैंक एटीएम कार्ड या फिर उसको डेबिट कार्ड भी कहा जाता है, उसको इशू करेगी, लेकिन इट कैन नॉट इशू क्रेडिट कार्ड। अब क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं इशू कर सकती पेमेंट बैंक, सिंपल है, अगर पेमेंट बैंक कर्जा नहीं दे सकती तो वो क्रेडिट कार्ड भी नहीं दे सकती ना, क्योंकि 2 तरीके के कार्ड होते हैं, एक होता है डेबिट कार्ड, एक होता है क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड मतलब क्या होता है, ये प्रीपेड मोड पे काम करता है। आप पहले अकाउंट में पैसा डालोगे और जो आपने पैसा डाला है अकाउंट में, उस पैसे का ट्रांजैक्शन करने के लिए आप जिस कार्ड का यूज करोगे वो है डेबिट कार्ड। लेकिन क्रेडिट कार्ड वैसे नहीं होता है ना, क्रेडिट कार्ड आपको कर्जा देता है ऑन द स्पॉट, ठीक है ना, आपको हर बार बैंक के लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, यू जस्ट यूज इट एंड आपको ऑन द स्पॉट क्या मिलेगा, कर्जा मिलेगा। तो ये कर्जा देने की बात कर रहा है क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट का मीनिंग ही होता है कर्जा देना। तो अगर पेमेंट बैंक क्रेडिट कार्ड सॉरी कर्जे नहीं दे सकती है तो वो क्रेडिट कार्ड भी इशू नहीं कर सकती, ठीक है। देन पेमेंट बैंक इज ऑथोराइज्ड टू ओपन बोथ सेविंग्स एंड करंट अकाउंट। पेमेंट बैंक सेविंग्स और करंट अकाउंट दोनों अकाउंट ओपन कर सकती है। अब ये सेविंग्स अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट क्या होता है, हम डिटेल में आगे बढ़ेंगे। अभी के लिए याद रखना कि सेविंग्स अकाउंट नॉर्मल इंसानों के लिए होते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स है, सैलरीड एम्प्लॉयड है, कोई आम इंसान है, उनको होती है। हाँ, अगर आपको स्कूल से कॉलेज से कोई स्कॉलरशिप मिल रही होगी तो आपको स्कूल कॉलेज में एक बैंक अकाउंट मांगा होगा, तो वहां से जो अकाउंट आपने ओपन किया वो क्या है, स्टूडेंट अकाउंट। या फिर आप कहीं पे जॉब कर रहे होगे तो आपकी सैलरी जिस अकाउंट में आ रही है वो क्या है, सैलरी अकाउंट। ये चीजें क्या है, सेविंग्स अकाउंट। तो करंट अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट वो अकाउंट होता है जो बिजनेस पर्सन यूज करते हैं, ठीक है। अब ये 2 अलग अलग अकाउंट क्यों है, हम अकाउंट के चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। पेमेंट बैंक्स कैन नॉट प्रोवाइड लोन्स। पेमेंट बैंक लोन प्रोवाइड कर सकती है क्या, बिल्कुल नहीं, पेमेंट बैंक का वो सर्विस नहीं दिया जाता है, ठीक है। अगेन पेमेंट बैंक डिपॉजिट तो एक्सेप्ट करती है, लेकिन हर किसी से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है क्या, तो नहीं। पेमेंट बैंक कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम एनआरआई। एनआरआई पर्सन कौन होते हैं, एनआरआई पर्सन वो होते हैं जो इंडिया में नहीं रहते, इंडिया के बाहर रहते हैं, लेकिन उनकी सिटीजनशिप इंडियन है। ऐसा कोई भी इंडियन पर्सन जो इंडिया के बाहर विदेश में 6 महीने से ज्यादा के लिए स्टे कर रहा है, उस पर्सन को इंडिया में एनआरआई कहा जाएगा। अगर वो एनआरआई इंडिया में पेमेंट बैंक में डिपॉजिट करने की कोशिश करेगा तो दैट पर्सन कैन नॉट डू दैट। तो एनआरआई पर्सन इंडिया में पेमेंट बैंक में डिपॉजिट नहीं कर सकते, ठीक है।
नेक्स्ट, पेमेंट बैंक विल हैव टू डिपॉजिट अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ सीआरआर विद आरबीआई। अब सीआरआर क्या होता है? ये होता है कैश रिजर्व रेशियो। मतलब ये वो पैसा है जो हर बैंक को आरबीआई में जमा करना पड़ता है। कितना? ये आरबीआई बताता है। जैसे अभी के लिए सीआरआर का रेट है 4.5%, 4.5% सीआरआर का रेट है। मतलब अगर पेमेंट बैंक में 1,000 रुपए के डिपॉजिट्स आ रहे हैं तो 1,000 रुपए के डिपॉजिट्स के बदले पेमेंट बैंक को 45 रुपए, 4.5% कितना होगा? 45 रुपीज होगा ना 1,000 रुपए का। तो ये 45 रुपीज कहां पे देने पड़ेंगे? आरबीआई में देने पड़ेंगे। खुद के पास नहीं दे रखने, आरबीआई में देने पड़ेंगे। और वो कैसे होंगे? कैश के फॉर्म में। ये क्यों रखे जाते हैं ये बाद में समझेंगे। लेकिन सीआरआर क्या होता है? एवरी बैंक हैव टू डिपॉजिट सीआरआर अमाउंट इनटू द आरबीआई। तो ये सीआरआर मेंटेन करना पड़ेगा किनको? पेमेंट्स बैंक। इसी तरीके से एसएलआर भी होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब पेमेंट्स बैंक को एसएलआर का कोई लिमिटेशन नहीं बोला है, लेकिन पेमेंट्स बैंक को एक नियम क्या लगाया गया है कि पेमेंट्स बैंक उनके पास जितना भी डिपॉजिट आएगा, अभी हमारी बैंक में 1,000 रुपए का आया ना, तो उसका 75% मतलब कितना हुआ? 750 रुपए। तो 1,000 रुपए में से 750 रुपए मतलब 75% ऑफ द टोटल डिमांड डिपॉजिट्स इन गवर्नमेंट ट्रेजरी एंड सिक्योरिटी बिल्स। इसका मीनिंग क्या है कि पेमेंट बैंक को जितना भी पैसा मिल रहा है डिपॉजिट के थ्रू, उस डिपॉजिट का 75% पैसा इन पेमेंट बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है, मतलब सरकार को देना है। वो पैसा किसको देना है? सरकार को। सरकार उसके ऊपर बैंक को क्या देगी? इंटरेस्ट देती जाएगी। इस तरीके से पेमेंट बैंक को 75% पैसा जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है, कंपल्सरी इन्वेस्ट करना है। 75% मतलब 75% वहां पे। तो ये एक नियम है पेमेंट बैंक के लिए, दैट दे हैव टू इन्वेस्ट मिनिमम ऑफ 75%। ये मिनिमम वर्ड याद रखना, 75% से ज्यादा भी चलेगा। मिनिमम ऑफ 75 रुपीज इनटू द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इस तरीके से ये नियम याद रखना। पेमेंट बैंक्स कैन प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ यूटिलिटी बिल पेमेंट टू इट्स कस्टमर एंड जनरल पब्लिक। यूटिलिटी बिल पेमेंट मतलब क्या होता है कि आपको लाइट बिल पे करना है, फोन बिल पे करना है, ये यूटिलिटी बिल पेमेंट्स है ना, ये भी सर्विसेज आप पेमेंट बैंक से कर सकते हो। नेक्स्ट, पेमेंट बैंक कैन नॉट ओपन सब्सिडियरीज। सब्सिडियरी मतलब क्या होता है कि ये सब कंपनी होती है। मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसकी सब्सिडियरी कौन सी है? स्टेट बैंक लाइफ। ठीक है, तो स्टेट बैंक लाइफ इंश्योरेंस बेचने का काम करती है, उस तरीके से सब्सिडियरीज बनती है। पेमेंट बैंक सब्सिडियरीज नहीं बना सकती है। ठीक है, पेमेंट बैंक्स, ठीक है, पेमेंट बैंक्स विथ अप्रूवल ऑफ आरबीआई can work as a partner with other commercial bank and can sell mutual funds, pension products and insurance product. सिंपल मीनिंग क्या है इसका कि पेमेंट्स बैंक म्यूचुअल फंड भी बेच सकती है, पेंशन भी दे सकती है और इंश्योरेंस भी दे सकती है। अलग अलग स्कीम होती है ना, जैसे अटल पेंशन योजना, अगर उसको बेचना है तो पेमेंट बैंक बेच सकती है। इंश्योरेंस प्रोडक्ट जैसे पीएम सुरक्षा बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, या फिर पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना। जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, ये दोनों इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। इनको बेचने का काम कौन कर सकता है? पेमेंट बैंक कर सकता है। इस तरीके से पेमेंट बैंक ये सारे काम कर सकता है। आपको जनरली ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि पेमेंट बैंक एक निशे बैंक है, एक तो वो कर्जा नहीं दे सकता तो और क्या नहीं कर सकता, तो फिर आपको ऐसे ही स्टेटमेंट डाल देंगे कि क्या पेमेंट बैंक पेंशन बेच सकता है, पेंशन प्रोडक्ट बेच सकता है, क्या पेमेंट बैंक इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेच सकता है? तो यस, डेफिनेटली दे कैन सेल दोस प्रोडक्ट। पेमेंट बैंक को और एक नियम क्या है कि पेमेंट बैंक को ये वर्ड यूज करना पड़ेगा पेमेंट इन देयर नेम। जैसे मैं कहूंगा एयरटेल पेमेंट बैंक या फिर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। आई बात समझ में? तो इंडिया पोस्ट ये भारत सरकार का पोस्ट ऑफिस, उसने भी पेमेंट बैंक को बनाया, लेकिन नाम में क्या डालना पड़ा? पेमेंट बैंक। एयरटेल कंपनी उसने भी पेमेंट बैंक बनाई है, लेकिन उसको नाम में क्या डालना पड़ा है? पेमेंट बैंक। तो ये कंपलसरी है।
अंडरस्टूड? तो पेमेंट बैंक्स को ये वर्ड यूज करना कंपलसरी है। इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है। पेमेंट बैंक्स कैन एक्सेप्ट रेमिटेंसेस। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि रेमिटेंसेस एक्सेप्ट कर सकती है। रेमिटेंसेस क्या चीज होती है कि मान लो आपका कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त इंडिया के बाहर जाके काम कर रहा है। जब वो इंडिया के बाहर जाके काम कर रहा है तो वो बाहर कमाएगा पैसा, और वो अपनी कमाई का एक हिस्सा आपको घर भेजेगा, इंडिया में भेजेगा टू यूज दैट मनी। तो आपको खर्चा करने के लिए उसने घर पे कुछ पैसा भेजा, जो पैसा आपका दोस्त, आपका फैमिली मेंबर विदेश से इंडिया में भेज रहा है, वो चीज क्या है? रेमिटेंसेस। तो अगर आप आपका पेमेंट बैंक अकाउंट नंबर दोगे तो उस पेमेंट बैंक अकाउंट नंबर पे आपको रेमिटेंसेस रिसीव किए जाएंगे। तो ये रेमिटेंसेस सर्विसेज भी दिए जाएंगी उस तरह के, ठीक है। इस तरीके से हमने देखा कि पेमेंट बैंक के बहुत सारे फीचर्स। तो दीज आर सर्टेन फीचर्स ऑफ पेमेंट बैंक। इन सारे फीचर्स को याद रखना, राइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल फीचर्स पेमेंट बैंक। तो इस तरीके से हमने दो बैंकों को यहाँ पे, निशे बैंक्स को यहाँ पे कवर किया। एक तो स्मॉल फाइनेंस बैंक, दूसरा पेमेंट बैंक। अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक में मोटा मोटी हमको डिफरेंस करना है तो हम क्या डिफरेंस कर सकते हैं कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो लगभग सारे तरीके की बैंकिंग फैसिलिटी कर सकती है, लेकिन पेमेंट बैंक सारी तरीके की बैंकिंग फैसिलिटी दे सकती है क्या? नहीं। पेमेंट बैंक कर्जा नहीं दे सकती है, पेमेंट बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं इशू कर सकती है, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक कर सकती है। पेमेंट बैंक जो होती है ना वो लिमिटेड इलाके में काम करती है, जबकि स्मॉल फाइनेंस बैंक पूरे इंडिया में कहीं पे भी काम कर सकती है, ठीक है। जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसको 25% ऑफ द टोटल बिजनेस रूरल इंडिया में करना है। वैसे पेमेंट बैंक भी रूरल इंडिया में अपने बैंक खोल सकती है, लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक को कंपलसरी कि उसको 25% ऑफ देयर टोटल बिजनेस का ओपन करना है, रूरल इंडिया में ओपन करना है। और क्या डिफरेंस है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का टारगेट है 75% का, 75% का प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का टारगेट है, जबकि पेमेंट बैंक को है क्या? नहीं, पेमेंट बैंक को टारगेट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पेमेंट बैंक कोई लेंडिंग कर ही नहीं रही, कर्जा दे ही नहीं रही है। जब पेमेंट बैंक कोई कर्जा दे नहीं सकती तो उसको लेंडिंग का टारगेट भी नहीं हो सकता वहां पे। इस तरीके से स्मॉल फाइनेंस बैंक अगर डिपॉजिट ले रही है तो वो कौन सा भी डिपॉजिट ले सकती है, कितनी भी अमाउंट का डिपॉजिट ले सकती है। लेकिन पेमेंट बैंक अगर डिपॉजिट ले रही है तो पेमेंट बैंक कितना भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है क्या? नहीं, लिमिटेड, अप टू 1 लाख रुपए डिपॉजिट वो एक्सेप्ट कर सकती है। ये डिफरेंस है। इस तरीके से हम लोगों ने पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक के बीच में डिफरेंस समझा था। ओके, अब और एक इंपॉर्टेंट बैंक है इंडिया में जिसको कहते हैं रीजनल रूरल बैंक, RRB, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट बैंक है और काफी ज्यादा चर्चा में भी रहती है, ठीक है। इसकी सेपरेट से एग्जाम भी कंडक्ट होती है आरआरबी की, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, ठीक है। ऐसे अलग अलग आरआरबी की सेपरेट एग्जामिनेशन होती है। इनका इंटरव्यू भी होता है, प्रीलिम्स में इंटरव्यू तीनों होती है इसके अंदर। तो व्हाट इज दिस आरआरबी? इन आरआरबी को समझना काफी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा लंबा टॉपिक है ये, तो इसको हम ढंग से पढ़ेंगे क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो व्हाट इज दिस आरआरबी? सी दोस्तों, अगर आरआरबी को आपको आसानी से याद रखना है तो उसके नाम के ऊपर फोकस करो। आरआरबी मतलब रीजनल रूरल बैंक। ये बैंक है, ये क्या है? कमर्शियल बैंक है। लेकिन किस तरीके की बैंक है? रीजनल बैंक है और रूरल बैंक है। इसको आम भाषा में ग्रामीण बैंक भी कहा जाता है। अब इसके अंदर दो वर्ड्स है, रीजनल, सेकंड इज रूरल। रीजनल मतलब क्या? ये बैंक पूरे इंडिया में नहीं फैली हुई होती है, ये सीमित इलाके में काम करती है। सीमित इलाका मतलब कितना बड़ा? 2-3 डिस्ट्रिक्ट, ज्यादा से ज्यादा कितने? 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट, उतने ही इलाके में ये काम करती है। मतलब एक राज्य के बाहर भी नहीं इसकी ब्रांच है। तो ये सीमित इलाके में काम करती है, रीजनल बैंक है ये। व्हाट इज रूरल बैंक? ये बैंक रूरल इंडिया या फिर सेमी अर्बन इलाके में ही काम करती है, ये सिटी इलाके में काम नहीं करती है। मतलब इसके सामने जो टारगेट ऑडियंस होगी वो सारी टारगेट ऑडियंस कौन सी होगी? ग्रामीण क्षेत्र के लोग होंगे या फिर सेमी अर्बन इलाके के लोग होंगे, ठीक है। इस तरीके से रीजनल रूरल बैंक को याद रखो। अगर आपको कोई पूछेगा इंटरव्यूज के अंदर या फिर कहीं पे भी पूछ लिया कि बताओ व्हाट इज रीजनल रूरल बैंक, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,
आप कह सकते हो कि सर रीजनल रूरल बैंक ऐसी बैंक्स होती है जो पर्टिकुलरली ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए बनाई गई है, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के बैंकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाई है। और ये बैंक रीजनल होती है, मतलब ये पूरे इंडिया में फैली नहीं होती है, ये सीमित इलाके में काम करती है। जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पूरे इंडिया में और इंडिया के बाहर भी फैली हुई है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सारी तरीके के कर्जे प्रोवाइड करती है। ये बस रूरल लोगों को कर्जा देगी क्या? नहीं, ये अर्बन लोगों को भी देगी, ये कॉर्पोरेट लोन भी देगी, यूनिवर्सल बैंकिंग करती है एसबीआई। लेकिन रूरल बैंक नहीं, रूरल बैंक बस ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को कर्जा देती है। इसको थर्ड लेयर ऑफ बैंक भी कहा गया है, कमर्शियल बैंकिंग। इसको बनाने के लिए जो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दिए थे वो एक कमेटी द्वारा दिए गए थे, उस कमेटी का नाम है नरसिम्हन कमेटी। तो नरसिम्हन कमेटी ने रिकमेंडेशन दिए और उनके रिकमेंडेशन की मदद से क्या हो गई, रीजनल रूरल बैंक सेटअप की गई। The main aim of the RRB is to provide credit and banking facilities to the small and marginal farmers, छोटे मोटे शेतकरी मतलब किसान और एग्रीकल्चरल लेबर्स। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग ही है। उसके अलावा स्मॉल आर्टिशंस, मतलब गांव के अंदर होते हैं ना छोटे मोटे, जैसे कुंभार, लोहार, सोनार, ये जो छोटे मोटे आर्टिशंस है, ये स्मॉल आर्टिशंस, इन लोगों को कर्जा देने का काम कौन करता है? आरआरबी। तो आरआरबी बड़े कॉर्पोरेट को कर्जा देगा क्या? बड़े बिजनेसेस को कर्जा देगा? बिल्कुल नहीं। आरआरबी किनको कर्जा देगा? आरआरबी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को कर्जा देगा, एग्रीकल्चरल लेबर को कर्जा देगा एंड स्मॉल आर्टिशन को कर्जा देगा। फिर हमने थोड़ी देर पहले एक बैंक पढ़ी थी, स्मॉल फाइनेंस बैंक, वो भी तो लगभग इन्हीं लोगों को कर्जा दे रही है ना। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? सिंपल, स्मॉल फाइनेंस बैंक रीजनल नहीं है और वो बस रूरल नहीं है। स्मॉल फाइनेंस बैंक अर्बन इलाके में भी अपनी ब्रांच खोल सकती है, स्मॉल फाइनेंस बैंक अर्बन इलाके में भी अपने कर्जे दे सकती है, लेकिन आरआरबीज ये काम नहीं कर सकती। तो यहाँ पे भी डिफरेंस आ गया ना। इस तरीके से हमको छोटे छोटे डिफरेंसेस पिकअप करने हैं अलग अलग बैंकों के अंदर। तो रीजनल रूरल बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक को सॉरी रीजनल आरआरबी, आरआरबी किनको कर्जा देती है? स्मॉल आर्टिशंस को देती है, छोटे मोटे फार्मर्स और लेबर्स को कर्जा देती है। वहां पे रूरल इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए वहां पे कर्जा दिया जाता है। अंडरस्टूड? कोई भी आरआरबी बनने के लिए एक कमर्शियल बैंक की जरूरत होती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझा था कमर्शियल बैंक क्या है। तो एक बड़ी कमर्शियल बैंक की जरूरत होती है। वो कैसे जरूरत होती है हम आगे जाके धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो आरआरबी को बैंक बनाने के लिए एक कमर्शियल बैंक की जरूरत होती है। जो आरआरबी बनी है इंडिया में, वो एक कानून से बनी है। वो कानून बना था 1976 में, उसको कहते हैं आरआरबी एक्ट 1976। जबकि इंडिया में सबसे पहली आरआरबी बनी थी 1975 में, 2 अक्टूबर। गाइस, ये वही समय है जिस समय में इंडिया में नेशनल इमरजेंसी को लगाया गया था इंदिरा गांधी जी द्वारा। नेशनल इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी ने नेशनल इमरजेंसी लगाई थी आपकी जून 1975 के अराउंड। उसके बाद ही इंडिया में आरआरबी का चलन शुरू हुआ। तो 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन इंडिया की पहली ग्रामीण सेक्टर की बैंक, मतलब ग्रामीण बैंक को बनाया गया था। पहली ग्रामीण बैंक इंडिया की कब बनी थी? 2 अक्टूबर। उसका नाम था प्रथम ग्रामीण बैंक। इट वॉज द फर्स्ट आरआरबी एस्टेब्लिश इन 1975। उस समय में कानून नहीं था, लेकिन बाद में भारत सरकार ने इसके ऊपर कानून बनाया। तो पहले शुरुआती समय में ऑर्डिनेंस से ये बैंक बनी थी, बाद में उसी ऑर्डिनेंस को कानून में कन्वर्ट कर दिया। तो जो पहले प्रथम बैंक बनी थी उसके लिए कमर्शियल बैंक की जरूरत थी। तो उसके लिए कमर्शियल बैंक कौन बनी? सिंडिकेट बैंक। तो सिंडिकेट बैंक ने प्रथम बैंक को सपोर्ट किया और उस सपोर्ट की मदद से 2 अक्टूबर 1979 में क्या बनी? आपकी प्रथम ग्रामीण बैंक की शुरुआत हुई। उसके बाद धीरे धीरे ग्रामीण बैंक्स आगे फैलती गई। ये इंट्रोडक्शन है रीजनल रूरल बैंक का। इसी चैप्टर को हम थोड़ा सा और डिटेल में आगे पढ़ते हैं। जैसे आरआरबी का जो स्ट्रक्चर होता है, ओनरशिप होती है, वो नॉर्मल बैंकों की तरह नहीं होती। ये ओनरशिप डिफरेंट है। आरआरबी को बनाने के लिए 3 लोगों को साथ में आना पड़ता है। 3 लोग चाहिए ही चाहिए। उसमें से एक पर्सन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। दूसरा पर्सन होता है स्पॉन्सर्ड बैंक। तीसरा पर्सन होता है स्टेट गवर्नमेंट। मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एक स्पॉन्सर्ड बैंक, 3
सेक्शंस की मदद से क्या बनती है आपकी आरआरबी बनती है। मतलब आरआरबी के अंदर 3 मालिक है, उसके अंदर सबसे ज्यादा पैसा कौन लगाती है? केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार का आरआरबी में टोटल वेटेज कितना है? 50% का। उसके बाद जो सेकंड वेटेज है वो स्पॉन्सर्ड बैंक का है। किसी भी आरआरबी में एक स्पॉन्सर्ड बैंक चाहिए होती है। ये स्पॉन्सर्ड बैंक को क्या कौन होगी? कमर्शियल बैंक। स्पॉन्सर्ड बैंक कौन होगी? कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक पब्लिक सेक्टर के भी हो सकती है, प्राइवेट सेक्टर की भी हो सकती है। ठीक है, मतलब सरकारी और प्राइवेट दोनों तरीके, दोनों में से कोई भी एक। जैसे अगर मैं बात कहूंगा कि इंडिया में जितने भी आरआरबीज है, उन सारी आरआरबीज में जम्मू कश्मीर में जो आरआरबी है JNK में, उसको प्रमोट एक प्राइवेट कमर्शियल बैंक ने किया है, मतलब प्राइवेट सेक्टर की बैंक है। आई थिंक उसका नाम जम्मू कश्मीर बैंक है, आई एम नॉट श्योर, इस बात को कंफर्म करना दोस्तों, लेकिन वो एक प्राइवेट सेक्टर की कमर्शियल बैंक है, दैट इज श्योर। तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो आरआरबी बनी है उसको प्राइवेट सेक्टर की बैंक ने स्पॉन्सर किया है। जबकि इंडिया, रेस्ट ऑफ द इंडिया में जो आरआरबीज बनी है ना, उनको पब्लिक सेक्टर मतलब सरकारी बैंकों ने क्या किया है? स्पॉन्सर किया है, उनके अंदर पैसा दिया है। थर्ड पर्सन आता है इसके अंदर राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। तो गाइस यहाँ पे सिंपल है, जब तक कि राज्य सरकार नहीं मानेगी तब तक के आरआरबी नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि राज्य सरकार का पैसा कौन देगा फिर? तो राज्य सरकार की परमिशन से ही किसी भी राज्य में आरआरबी को बनाया जा सकता है। इसका सिंपल मीनिंग ये निकलता है। तो केंद्र सरकार भी चाहिए, राज्य सरकार भी चाहिए और स्पॉन्सर्ड बैंक भी चाहिए। तीनों मिलके ही किसी भी आरआरबी को बनाए। अब ये आरआरबी के अंदर ये जो स्पॉन्सर्ड बैंक है ना, इसका रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आरआरबी के अंदर जो स्पॉन्सर्ड बैंक है ना, इसका रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसका रोल क्या होता है? आरआरबी को गाइडेंस देना, गाइड का काम करते हैं आरआरबी के लिए। गाइड, फ्रेंड, फिलोसोफर, आप कुछ भी बोल लो, इस तरीके का काम कौन कर रहा है? स्पॉन्सर्ड बैंक करता है। जैसे अगर बात करूंगा महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक में स्पॉन्सर्ड बैंक का काम कर रही है महाराष्ट्र बैंक, ठीक है, जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है ना, वो काम कर रही है। अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक को सारी मदद करेगी। अगर महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक को किसी टेक्निकल एडवाइस की जरूरत है तो महाराष्ट्र बैंक से मिलेगी। महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक के अंदर बोर्ड मेंबर्स को अपॉइंट करना है तो महाराष्ट्र बैंक मदद करेगा। महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक के अंदर चेयरमैन को अपॉइंट करना है तो महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक उसमें मदद करेगा, नाबार्ड की मदद लेगा। इस तरीके से महाराष्ट्र बैंक काम करेगी। ग्रामीण बैंक के जितने भी एम्प्लॉयज उनको ट्रेनिंग देने का काम कौन करेगा? उनकी स्पॉन्सर्ड बैंक करेगी। इस तरीके से स्पॉन्सर्ड बैंक का रोल काफी इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। तो ये होती है स्पॉन्सर्ड बैंक। याद रखना, स्पॉन्सर्ड बैंक एक कमर्शियल बैंक होती है जो प्राइवेट सेक्टर की भी हो सकती है और पब्लिक सेक्टर की भी हो सकती है। इसके अलावा इंडिया में सारे राज्यों में ग्रामीण बैंक है क्या? डज every state in India possess RRB? So no, not all state into the India possess RRB. इंडिया में सारे के सारे राज्यों के अंदर आरआरबी नहीं है। तो वो कौन से राज्य है जहां पे आरआरबी नहीं है? तो 2 राज्यों का आप नाम ले सकते हो, जैसे एक गोवा, दूसरा है सिक्किम। गोवा एंड सिक्किम। अब यहाँ पे आरआरबी क्यों नहीं? तो उसके कुछ रीजन है। जैसे यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि इन राज्यों की पॉपुलेशन काफी कम है ना। उतने कम पॉपुलेशन के लिए उनके राज्य में जो बैंक है, पब्लिक सेक्टर की बैंक, प्राइवेट सेक्टर की बैंक है, वो सफिशिएंट है, वो वहां पे बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है। तो वहां पे सेपरेट आरआरबी बनाने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से आरआरबी को हम देखते हैं। तो गोवा एंड सिक्किम, इन 2 राज्यों का नाम याद रखना। इन 2 राज्यों में आरआरबी नहीं है क्योंकि इन राज्यों को जरूरत नहीं लगती है, इसलिए इन राज्यों ने बनाया नहीं वहां पे। तो ये ओनरशिप पैटर्न। अब आरआरबी के कुछ फीचर्स को हम पढ़ते हैं यहाँ पे। कौन से फीचर्स है? इंटरेस्टिंग फीचर्स है यहाँ पे। सो आरआरबी के फीचर्स कौन से? सो आरआरबी possess complete knowledge of the problem faced by the people in rural region, provide familiar environment, ठीक है। इन मोबिलाइजिंग फाइनेंस, आरआरबी का काम क्या है? मोबिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। मोबिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस मतलब क्या? कि जो भी ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर पैसा है, उस पैसे को यूज करना ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए। इसको आप क्या कह सकते हो? मोबिलाइजिंग ऑफ फाइनेंस। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर लोगों के पास छोटी मोटी सेविंग्स होती है,
लेकिन वहां पे अच्छी बैंक नहीं होने के कारण, बैंकिंग फैसिलिटी नहीं होने के कारण वो पैसा लोग घर के अंदर सेव करते हैं, या फिर जमीन खरीद लेंगे, या फिर कुछ सोना खरीद लेंगे। लेकिन ये करने से मार्केट डेवलप नहीं होता है ना, ग्रामीण क्षेत्र डेवलप नहीं होगा। लेकिन अगर वहां पे आरआरबी आ जाए तो आरआरबी क्या करेगी, इन छोटे मोटे सेविंग्स को एक्सेप्ट करेगी और इन सेविंग्स के आधार पे ग्रामीण क्षेत्रों में बाकी लोगों को कर्जा देगी ना। तो कुछ लोगों से डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगी तो कुछ लोगों को कर्जा देगी। इससे क्या होगा, फाइनेंस मतलब कर्जा या फिर डिपॉजिट, उसका लेन देन किया जाएगा। उससे क्या होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास होगा। तो मोबिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, ठीक है। आरआरबी प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी, मतलब आरआरबी क्या देता है, कर्जा देता है। हमने पेमेंट बैंक के बारे में देखा था, पेमेंट बैंक कर्जा देता है क्या, नहीं। आरआरबी कर्जा देता है क्या, यस। आरआरबी कर्जा किनको देता है, मार्जिनल फार्मर, मतलब छोटे फार्मर्स जिनकी 5 एकड़ की जमीन है, ठीक है। स्मॉल एंटरप्रेनर्स, छोटे मोटे बिजनेसमैन। अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र के अंदर छोटा मोटा स्टार्टअप चालू कर रहा है, फार्मिंग सेक्टर के अंदर छोटा मोटा स्टार्टअप कर देते हैं लोग, उनको पैसा देने का काम। आर्टिसन, मतलब जो कलाकार हैं ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, जैसे लोहार भी उसमें आएंगे, लोहार, कुंभार, ये सारे कौन है, आर्टिसन। लेबर्स, इवन लेबर जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर एग्रीकल्चर फील्ड में लेबर है, कंस्ट्रक्शन साइट पे लेबर है, नरेगा स्कीम के अंदर लेबर है, उन सारे लेबर्स, इन जैसे छोटे मोटे लोगों को, मतलब जिनकी इकोनॉमिक पोजीशन कमजोर है, ऐसे लोगों को यहाँ पे क्रेडिट फैसिलिटी, कर्जा देने का काम कौन करता है, आरआरबी करता है। अगेन, आरआरबी को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का टारगेट है क्या, ऑफ कोर्स। आरआरबी अगर क्रेडिट दे रहा है, कर्जा दे रहा है, तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का टारगेट आएगा। और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का टारगेट कितना है, 75%। अगेन 75%। दे फुलफिल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स एप्लीकेबल ऑन द कमर्शियल बैंक्स। लेकिन कमर्शियल बैंक को कितना होता है, 40%, जबकि आरआरबी को कितना है, वो 75%। अगेन स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी कितना है, 75%। तो आप इस चीज को याद रखो, नॉर्मल कमर्शियल बैंक को 40% होता है, लेकिन अगर मैं आरआरबी की बात करूंगा तो वो 75% प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट है, और स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करूंगा तो उसके लिए भी 75% का प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड आरआरबी दोनों को 75% का प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का टारगेट है। इस तरीके से ये इनके कुछ फीचर्स बनते हैं, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, तो ऑब्जेक्टिव यही है, रूरल इंडिया के अंदर फाइनेंशियल और बैंकिंग सर्विसेज को बढ़ाना, एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना, लोगों की सेविंग्स को एनकरेज करना, मनी लेंडर के एक्सप्लॉयटेशन से लोगों को बचाना, रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग लोन्स। सी, रूरल इंडिया है, अगर रूरल इंडिया के अंदर मनी सप्लाई नहीं बढ़ेगा ना, तो रूरल इंडिया के अंदर ज्यादा बिजनेस नहीं स्टार्टअप कर सकते। जब ज्यादा लोग बिजनेस नहीं स्टार्ट करेंगे तो रूरल इंडिया के अंदर लोग गरीबी में ज्यादा रहेंगे। तो इन सारी प्रॉब्लम का हल क्या है, आरआरबी। आरआरबी क्या करेगा, गरीब लोगों को वहां पे कर्जा प्रोवाइड करेगा। इससे क्या होगा कि जब ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर पैसे का फ्लो बढ़ेगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा थ्रू कर्जा, थ्रू क्रेडिट्स, तब लोग नए नए बिजनेस स्टार्ट करेंगे और इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकती है। और आरआरबी क्या करता है, लोगों से डिपॉजिट लेता है, मतलब वो सेविंग्स को बढ़ावा देता है। अगर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आरआरबी जैसी बैंक्स काम नहीं करेंगे ना, तो ये जो गरीब लोग हैं जिनको कर्जा चाहिए, उनको कर्जा देने के लिए दूसरी संस्था नहीं है, ना बड़ी बैंक है ना छोटी बैंक है, आरआरबी भी नहीं है। तो वैसी जगहों पे ये देखा जाता है कि जो फार्मर से, जो छोटे मोटे आर्टिशन से, वो लोग मनी लेंडर यानी साहूकार, इनसे कर्जा लेना स्टार्ट करते हैं। अब साहूकारी का बिजनेस ज्यादातर लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो वो पुरानी हिंदी बॉलीवुड की मूवीज उठा के देख ले, उनके अंदर विलन मतलब साहूकार और जमींदार ही दिखाए गए। ये साहूकार और जमींदार हायर इंटरेस्ट रेट पे, ज्यादा ब्याज पे गरीब किसानों को, गरीब लोगों को कर्जा देते थे। वो ब्याज इतना ज्यादा होता था कि वो इंसान सारी जिंदगी ब्याज चुकाता बैठता था, वो इंसान सारी जिंदगी बस इंटरेस्ट पे करता रहता था, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट का एक ठेला नहीं वापस कर सकता था, क्योंकि उतना ज्यादा इंटरेस्ट होता था। और बाद में ये मनी लेंडर क्या करते थे कि बोलते थे कि देखो भाई, तुम लोग वो सारी जिंदगी ब्याज ही चुकाते रहे, तुम लोगों ने अभी तक प्रिंसिपल अमाउंट दी नहीं है, तो एक काम करते, तुमने जो जमीन गिरवी रखी है प्रिंसिपल अमाउंट के बदले में, उसको हम खरीद लेते हैं, तुम्हारा प्रिंसिपल माफ हो जाएगा। तो इससे
फार्मर का नुकसान है ना, उसकी जमीन चली गई। तो ये साहूकारी का एक्सप्लॉइटेशन है, ये शोषण है। कौन करता है? साहूकार। इस शोषण से अगर किसानों को बचाना है, गरीब लोगों को बचाना है, तो आरआरबी जैसी संस्थाओं का वहां पे होना जरूरी है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स है आरआरबी के। तो विद दिस ऑब्जेक्टिव आरआरबी अपना काम शुरू करती है। ठीक है गाइस, आरआरबी से रिलेटेड और भी 2-3 इश्यूज है, उनको भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट, मतलब समय कम होने के कारण हम सारे कॉन्सेप्ट को आज ही कंप्लीट नहीं कर सकते। तो जितना पॉसिबल हो सके उतना मैक्सिमम हम कवर करते हैं। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में उसके आगे का पोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं अमलगमेशन ऑफ आरआरबी। तो अभी तक हम समझ रहे थे कि आरआरबी है क्या। आरआरबी मतलब रीजनल रूरल बैंक। वो जो बैंक है वो रीजनल इलाके में काम करती है और ग्रामीण क्षेत्रों में ही पैसे का लेन देन करती है। ऐसी बैंक है आरआरबी। आरआरबी की शुरुआत हुई थी 1975 से। 1975 से धीरे धीरे इंडिया में आरआरबी को बनाना शुरू किया। अब 1990s तक आते आते इंडिया में तकरीबन 190 आरआरबी हो गई थी। इतनी ज्यादा आरआरबी हो गई थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि आरआरबी जो है ना एक लॉस मेकिंग इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट हो रही थी। लॉस मेकिंग क्यों? लॉस मेकिंग क्यों? क्योंकि आरआरबी ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में पैसा दे रही थी। रूरल इंडिया में पैसा दे रही थी। अब रूरल इंडिया में ज्यादातर लोग कौन है? फार्मर्स या फिर फार्म से रिलेटेड लोग हैं ज्यादातर। हाँ, वैसे तो रूरल इंडिया में आपको भी अभी डाइवर्स इकोनॉमी दिखती है, लेकिन ट्रेडिशनली वहां पे फार्मर्स और फार्मिंग कम्युनिटी से रिलेटेड लोग ज्यादा दिखते हैं। अब ये जो लोग हैं, आज भी इंडिया में 60% ऑफ द एग्रीकल्चर इज रेन फेड, मतलब बारिश के भरोसे इंडिया में आधे से ज्यादा एग्रीकल्चर हो रहा है। अब बारिश के भरोसे एग्रीकल्चर होगा तो बारिश तो कभी कभी धोखा दे देता है ना। तो ऐसे केस में फार्म लोन का क्या होगा? अगर किसी फार्मर ने कर्जा लेके अपनी खेती की है और उस साल बारिश नहीं हुई तो उसकी खेती तो बर्बाद हो गई ना। उसकी खेती बर्बाद मतलब वो कर्जा चुका पाएगा क्या? नहीं। इसलिए हम देखते हैं कि रूरल बैंक्स के अंदर, ग्रामीण बैंकों के अंदर जो है ना, लॉसेस काफी ज्यादा है वहां पे। इसके अलावा और भी कुछ कारण है, जैसे आरआरबी जो है ना गवर्नमेंट स्कीम इंप्लीमेंट करने के लिए काम में लाई जाती है। गवर्नमेंट स्कीम जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या फिर नरेगा स्कीम है। ठीक है, नरेगा मतलब NREGA। ये नरेगा स्कीम क्या होती है? जहां पे 100 डेज का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट मिलता है। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, ओनली ग्रामीण ना, शहरी नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर किसी भी इंसान को 100 दिन का, मतलब एक साल के अंदर कम से कम 100 डेज का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। ये नरेगा स्कीम का वादा है। और वो जो काम दिया जाएगा आपके घर के पास ही दिया जाएगा। नरेगा स्कीम वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट कहती थी कि अगर दुनिया में पॉवर्टी को खत्म करना है तो सारे देशों को नरेगा स्कीम जैसी योजनाओं को इंप्लीमेंट करना चाहिए, जो पॉवर्टी रिड्यूस करने में काफी मदद कर रही है। क्योंकि नरेगा स्कीम के अंदर गारंटीड एम्प्लॉयमेंट दी जा रही है ना। यहाँ पे लोगों को 280 रुपए से ज्यादा के वेज मिलते हैं, पर डे वेज। तो मतलब उतने पैसे से उनकी गरीबी को दूर करने में कुछ मदद हो जाती है। तो नरेगा योजना, अब नरेगा योजना के अंदर जो भी वेजेस दिए जाएंगे, अगर उस इलाके में आरआरबी है तो वो वेजेस कहां से दिए जाएंगे? आरआरबी से दिए जाएंगे। अब ये सरकारी स्कीमें है ना, इन स्कीमों को इम्प्लीमेंट करने के लिए खर्चा भी कौन कर रहा है? आरआरबी कर रही है। मतलब वेजेस नहीं, वेजेस तो भारत सरकार देगी, लेकिन इन सारी चीजों को प्रोसेस करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट लगती है ना, ऑपरेशनल कॉस्ट लगती है, वो तो बैंक को खुद को करना है। ऑलरेडी बैंक लॉसेस में काम कर रही है, ऊपर से ये खर्चे बढ़ रहे हैं, मतलब और ज्यादा लॉस में जाएगी। इस तरीके से लॉस मेकिंग इंस्टीट्यूशन। तो 1990s में ये 190 के अराउंड इंस्टीट्यूशन थे। ठीक है, बहुत सारी कमिटीज बनी थी, जिसके अंदर एक इंपॉर्टेंट कमिटी कालेकर कमिटी थी। उन्होंने ये तक कहा था कि बंद करो, बोले आरआरबी का धंधा क्या कर दो, बंद। क्योंकि अगर सरकार कोई बैंक बना रहा है तो सरकार चाहेगी कि वो बैंक सस्टेनेबल रहे, वो बैंक खुद का पैसा खुद जनरेट करे। वो बैंक कैसी रहे? सस्टेनेबल, और खुद का पैसा खुद जनरेट करे। लेकिन आरआरबी तो अनसस्टेनेबल बनते जा रही थी ना, वो लॉस मेकिंग इंस्टीट्यूशन बन रही थी, मतलब वो सरकार के ऊपर बोझा बन रही थी।
तो बोले इन सारे बैंक को क्या कर दो, बंद कर दो। लेकिन भारत सरकार ने आरआरबी को बंद नहीं किया, तो उनका मर्जिंग स्टार्ट कर दिया। मर्जिंग यानी अमलगमेशन, मिक्स कर देना। ऐसे कमजोर वीक आरआरबी को ढूंढना और उनको स्ट्रॉन्ग आरआरबी में मर्ज कर देना, अमलगमेट करना, ये होता है अमलगमेशन ऑफ आरआरबी। 1990s में जहां पे 190 के अराउंड आरआरबी थी, अगर मैं आज की बात करूंगा तो आज 43 आरआरबी बची है। तो 190 से 43 ये जो ड्रॉप डाउन हुआ है ना, ये क्यों हुआ है? अमलगमेशन के कारण। कमजोर आरआरबी को स्ट्रॉन्ग आरआरबी में मिक्स कर दिया। इस ऐसे करने से क्या हो गया कि सरकार का नुकसान कम हो गया। जो कमजोर आरआरबी थी उसका जो भी एसेट साइज था वो स्ट्रॉन्ग आरआरबी को मिल गया और आरआरबी का बिजनेस भी एक्सपांड हो गया। तो ये धीरे धीरे हुआ है। 1990s के बाद स्टेप बाय स्टेप ये अमलगमेशन किया गया, मतलब मिक्सिंग किया गया है। कमजोर आरआरबी को मजबूत आरआरबी में मिक्स कर दिया गया और आज इंडिया में 43 आरआरबी बची हुई है। इस तरीके से आरआरबी का क्या किया गया? अमलगमेशन किया। ठीक है गाइस। सो गाइस, इसके बाद का जो भी डेटा है, जैसे रेगुलेशन ऑफ आरआरबी, फंक्शंस ऑफ आरआरबी इन इंडिया, आरआरबी से रिलेटेड जो भी इश्यूज है, और आरआरबी को बचाने के लिए सरकार ने क्या क्या गाइडलाइंस दिए हैं, और आरआरबी एंड कमर्शियल बैंक के बीच का डिफरेंस क्या है, ये जो सारे पॉइंट्स है ना, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू।